देखिए हम लोग 2026 के 10th क्लास के लिए हिंदी का महामैराथन चालू कर रहे हैं, जिसमें करीबन 100 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन रहे। दिल खुश हो जाए आपको देखते देखते। और खासकर जो भी आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपका साथ साथ ये भी टेस्ट जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कितना आप पढ़े हैं, कितना छूट रहे हैं, कितना भूल रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमको बेहतर अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, एक बार जाके सब के सब जितना पढ़ाया गया ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ लीजिएगा। आइए मेरे साथ इधर यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, अमराई कुआं कहाँ है? कहाँ है जी? देखो यहाँ पे 2020 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगपा के खेत में। तो हम लोग जो पढ़े थे उस समय कहाँ पढ़े थे बाबू? ये रास्ते में पढ़े थे ना। अब देखो इसके आगे फिर से यहाँ पे, अब देखो मंगमा को किससे विवाद था? वो हम लोग पढ़े हैं भैया। ये किस चैप्टर का है? ये दही वाली। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं। और ये जो विवाद था किससे था? किसके लिए था? किसके लिए हुआ था? पोता के लिए। क्यों हुआ था? पोता को वो मार रही थी, है ना। तो ये हो गया बहू। अब देखो, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? ये मंगमा कहा था, मंगमा ने कहा था ना। अब देखो, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी। अभी हमने हाल ही बताया है। अब बताओ, रंगपा था क्या था जी? शराबी, जुआरी, रसोईया और शिक्षक। क्या था? जुआरी था। यानी इससे हमें क्वेश्चन जब पूछ देगा तो 100% क्या होगा? वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माँ चैप्टर से, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। ठीक है ना। ईश्वर पेटलिकर किस भाग के लोकप्रिय कथाकार थे? किस भाषा के? किस भाषा के? क्या थे ये? दिया है ऑप्शन, राजस्थानी, उड़िया, गुजरात और क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन गड़बड़ कर रहे हो तो लोग। क्या होगा यहाँ पे? उड़िया होना चाहिए। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ना। दोनों सेम है क्या ये? अच्छा सेम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़िया। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देते थे? घर को, अस्पताल को, विद्यालय को और मंदिर को। किससे? अस्पताल को। ये हम लोग इतना क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके आगे और सारे क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? ये उनको लग रहा था कि अगहन का महीना आएगा तो उनकी बेटी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। उनकी बेटी का नाम क्या था? कौन था? मंगू थी। मंगू चूंकि वो बचपन से क्या थी? पागल थी। और उनको कोई बता दिया था, ज्योतिषी बताया था कि इस अगहन का महीना जब आएगा तो क्या हो जाएगी? वो ठीक हो जाएगी। तब से उनकी माँ एक तक लगी थी कि अगहन का महीना कब आए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस उम्र में, जिस उम्र में मंगू थी उस समय उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। इसीलिए इनका भी आशा था कि जब इस समय मतलब सही हो जाएगी तो उसकी हम शादी फिर से अच्छी तरीके से कर देंगे। वो देखने में बहुत सूरत थी। कौन? मंगू। चलो यहाँ पे ठीक है ना। आशा भरा अगहन महीना होगा। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था बताओ? बांध कर, स्वतंत्र रूप से, कमरे में बंद करके, ऊंचे स्थान पर, कमरे में बंद करके। अब बताओ, माँ ईश्वर कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने। किसने? माँ जी ने। ये तीन गोरे निष्पाप डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के
पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? पागलपन मिटाना संभव नहीं है। यहाँ पर दिया ऑप्शन में इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पागलपन मिटाना संभव नहीं, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेडनेकर का है जी। अब यहाँ पे माँ इसने लिखा है ना। अब बताओ, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट। मतलब वो जाके उनके लड़का ना जाके मजिस्ट्रेट से साइन करवा के लाया था, भर्ती कराने के लिए लाया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, पपाती कौन थी? पपाती कौन थी जी? बल्ली अमाल की पुत्री थी। बल्ली अमाल की पुत्री थी। मदुरै किसकी राजधानी है? बताओ किसकी राजधानी है जी? यहाँ पे चोल की, पांडे की, हुंड की और मुगल की। तो क्या होगा? पांडे की। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र उस समय क्या थी? 12 वर्ष। देखो ये 2020 में 18 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? एके जमुना। एके पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट में दर्द के कारण। क्या होगा? तेज बुखार के कारण पपाती क्या थी? बेहोश हो गई थी। अच्छा, उसके साथ कौन गया था अस्पताल में? उसकी माँ। उसके पापा जी क्यों नहीं गए थे? इनके पापा जी नहीं थे इसलिए। अब बताओ, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन थे? B.R. नारायण। बहुत बढ़िया। सीता रुवासी क्यों हो गई? बेटों के दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर। क्या होगा? बिल्कुल। ये जो ओढ़ती थी ना वो मतलब सोते समय, तो वो जो ओढ़ना था इतना गंदा हो गया था, इतना काला हो गया था। और 3-3 बहुआ थी, 3-3 बेटे थे, कोई उसको खींचने वाले नहीं थे। इसलिए वो देख के मतलब रुआसी हो गई कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, इतने घरे भरे लोग बसे हुए हैं। 3 बेटे की माँ है कौन? सीता है। कौन है जी? सीता। अब बताओ, लक्ष्मी के बारे में तुम जानते हो क्या? लक्ष्मी क्या, ये बाढ़ आया था ना इसके गांव में, इसके पति का नाम क्या था? इसके बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत था। बड़े बेटे का नाम? इसके कितने बेटे थे? 2। एक बड़ा एक छोटा, और 2 बेटी थी ना। अब बताओ, इसके गांव में, मतलब उस हम चैप्टर में दे जाएंगे, तो बताओ उसके गांव में कौन ऐसा व्यक्ति जो शहर से पढ़कर आया था? गुरुनिधि। कटक से पढ़ के आया था ना। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी। अच्छा, ये छूट गया है। सावर दैया भाषा के सफल कहानीकार है, मतलब किस भाषा के हैं ये? क्या है जी? राजस्थानी है। सही है। अब उसके बाद अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, बिरजू के पास चली गई। घर छोड़ दी क्यों? क्योंकि सब लोग अब अंत में सोचा था कि जो हम लोग बारी बारी से सब माँ को रखते हैं वो अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं कि माँ को हम लोग सब लोग 50-50 रुपया देंगे, अब माँ 150 रुपये में एक मंथ आराम से खा पी लेगी। ऐसे भी बना के खा लेगी। तो उसको ये लगा जब हमको खुद करके ही खाना है तो हम घर छोड़ के भी कहीं करके काम करके खाना खा सकते हैं। अंततः उसके वो घर क्या कर दी? छोड़कर चली गई। ये रहा मेरा सेकेंड बुक का, जिसमें फर्स्ट लेसन का नाम क्या था? दही वाली मंगमा। सेकेंड लेसन, थर्ड माँ वाला
उसके बाद नगर, और उसके बाद धरती कब तक घूमेगी। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट लाते हैं। अभी हम ये पीडीएफ में पदभाग है, पदभाग देखते हैं। आओ चलिए, आप लोग को दिख रहा है क्या साफ? इसमें साफ दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है जी? चलिए, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? ये 2020 में पूछा है। ये तलवंडी गांव में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? तलवंडी गांव में हुआ था। किनका जन्म? गुरु नानक जी क्या लिखे हैं? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किसकी, किनकी कविता है? अभी हमने यही बात बोला, किनकी है? गुरु नानक जी का है। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा के कविताएं लिखे थे? उड़ीसा नहीं है, हिंदी। किसके? हिंदी भाषा में भी लिखे थे, जो हमारे सामने प्रकट है ना, हिंदी। अब देखो, हरिदास किसकी रचना है? गुरु नानक जी का रचना है हरिदास, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, बीणा, सॉरी यहाँ पे क्या है? बाणी। बाणी कब 20 के समान हो जाती है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यह स्पष्ट लिखा है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। ये कौन बोला है? गुरु नानक जी। उन्होंने एक पद लिखा है जिसमें लिखा है राम नाम बिरथे जग जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। चलो अगला क्वेश्चन, सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान जी की है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बढ़िया बता रहे हो तो लोग, बहुत बढ़िया बता रहे हो। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? बताओ। जब रसखान ने रचना कर रहे थे उस समय किसका था जी? बिल्कुल जहांगीर का था। बहुत बढ़िया। अब बताओ, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? बिल्कुल गलत, पठान राजवंश। प्रेम आईने से राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग को याद है ना जी, क्या होगा? राधा और कृष्ण। देखो तुम सही बताया है, देखो यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अब देखोगे, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं कर सको। बताओ ये किस वजह से लिया गया है? प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। अब क्वेश्चन है, कवि अपने द्वितीय छंद में किससे संबंधित बातें मतलब संबोधित किया है? मतलब उन्होंने जो द्वितीय छंद लिखा है वो किस, उस छंद में किसको संबोधित किया है? कृष्ण को, मेघ को, राजा को, जनता को। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये अगला एक्सरसाइज है, ये किसको है? मेघ को। किसको? मेघ को। सुजान वाला बात है ना, उसको कह रहे हैं ना कि मेरे आंसुओं को क्या करो, ले जाओ हे बादल, हे बादल मेरे आंसुओं के ले जाओ, और उसके आंगन में क्या करो? बारिश करो, कि कम से कम उसको मेरा मतलब मेरा प्यार उसके प्रति आए। इस प्रकार बता रहे हैं वो। अति सुधो स्नेह के मारा गया है, जहां नेको सयान बांध नहीं बांक नहीं। यह पंक्ति किस कविता की है? बताओ किनकी है ये? बिल्कुल सही है, घनानंद। अब बताओ, घनानंद कवि है किसकी? रीति मुक्त, रीति बुद्ध से कौन सा होगा ये? बिल्कुल गलत, ये होगा क्या? रीति मुक्त। ये क्या होगा? रीति मुक्त। छायावादी कवि ये नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, महादेवी वर्मा है। सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, एक जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। एक और कोई है, 4 लोग हैं जिसको छायावाद कवि कहा जाता है। अब बताओ, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? उन्होंने, घनानंद जो है ना, मतलब खूब प्रसिद्धि उनको किसमें मिली है? किसमें मिली है बाबू? ये सवैया और घनाक्षरी, सवैया और घनाक्षरी में मिला है। अब बताओ बाबू,
विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है जी? बिल्कुल सही बात, ज्ञानानंद जी का है। प्रेम घन किनका उपनाम है? प्रेम घन मतलब प्रेम घन को किसको कहा जाता है? बद्री नारायण चौधरी को। बहुत बढ़िया। हिंदी के ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन गलती हो गया मतलब हमको तुमसे अच्छा से नहीं पढ़ा है। E to Z सही होनी चाहिए, 50 में 50 सही होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, प्रेम घन किस युग के कवि? कहां हो गया था क्या ये? अच्छा हाँ, चलो, प्रेम घन किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग। कैसे बाबू? भारतेंदु युग के थे ये। कैसे थे? भारतेंदु युग के थे। ये होगा। अब बताओ, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? कौन थे? गलत, संप्रदाय मुक्त की बात कर रहा है। बताओ, ये कौन थे? प्रेमघन ही थे। कौन थे ये? प्रेमघन। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? इन्होंने मतलब किस काव्य में किया है ग्रामीण जीवन की यथार्थ चर्चा? तो क्या है? जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में किया है। कौन किया है जी? प्रेमघन किए हैं। प्रेमघन किए हैं। आगे बढ़िए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। हमने ये चैप्टर पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने में हूं जिनके न कहूं भारतीय लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? स्वदेशी से लिया गया है। इसमें बाबू क्या बताया गया है? बताओ तो, इसमें क्या बताया गया है? स्वदेशी में ये बताया गया है कि अपने देश की भाषा को लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हीनता से देख रहे हैं। अपने सभ्यताओं को धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। इस सब इसके बारे में बताई गई है। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? बताओ, कविता की है। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता का है? ये है भारत माता ग्रामवासिनी। पढ़े हो? भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैलाए श्यामल, धूल भरा मैला सा अचल, गंगा यमुना में आंसू जल। ये यहां से लिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं हम थोड़ा सा आगे। बाबू थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। यहां पे गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन, गुंजन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, भारत माता ग्रामवासिनी को लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत ही है, और इन्होंने ही लिखा है गुंजन। क्या लिखा है? इनका एक और प्रसिद्ध है ग्राम्या, ये भी पूछता है। ये भी लिखे हुए हैं। कौन? सुमित्रानंद पंत ही लिखे हैं। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था बाबू? बताओ। गंगादत्त पंत। गंगादत्त पंत उनके बाबूजी का नाम था, उनके पिताजी का नाम था, उनके डैडी का नाम था क्या? गंगादत्त। याद रहेंगे? अच्छा, उनके पापा जी का नाम क्या था? सुमित्रानंद पापा जी का अलग थोड़े होंगे, वही ना होंगे जी। चलिए आगे। किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था? बताओ, किस पे? इस पे ही मिला था। अब देखो, क्वेश्चन अभी बताया हमें, ग्राम्या किसकी रचना है? अभी बताए, सुमित्रानंद पंत। बताओ, जो व्यक्ति आज की क्लास छोड़ देगा वो क्या होगा? ग्रेड को छूटेगा आज उसका। अब देखो, अज्ञाय का मूल निवास है था। बताओ, अज्ञाय जी का मूल निवास क्या होगा? करतारपुर, मिर्जापुर, प्रतापपुर, राजापुर। कहां? करतारपुर। बिल्कुल सही बात है। ये क्या होगा इसका आंसर? करतारपुर होगा। बिल्कुल सही बात है ये। राजापुर कहां से आ गया तो लोग के मन में? राजापुर गलत है। क्या होगा? अज्ञाय की माता का नाम क्या था? दमयंती देवी, धनवंती देवी, कांति देवी, बयंती देवी। क्या होगा? बयंती देवी। मतलब अज्ञाय जी की माता का नाम क्या था? बयंती देवी। दुर्दांत
मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। मतलब दुर्दांत, समझो दुर्दांत मानवीय विभीषिका किसमें किया गया है? एक वृक्ष की हत्या में, और यहाँ पे अक्षर ज्ञान में, हिरोशिमा में, जनरल का जन्म में। दुर्दांत मानवीय विभीषिका ये होता है किसमें? हिरोशिमा में। उसमें बताया गया ना कि पंजाब में बम गिराए गए हैं, परमाणु, सॉरी जापान में क्या गिराए हैं? 2 परमाणु बम गिराए थे, एक 6 अगस्त, एक 9 अगस्त 1945। जिसमें याद है वो दिन में भी क्या, मतलब रात में क्या था? वो सूरज निकला था, बहुत बिजोड़, इतना खतरनाक निकला था, अभी भी उसका प्रभाव है ना। चलो, रात में भी सूरज निकला था, इतना तेज परमाणु बम ना इतना बड़ा भयानक रूप लेता है कि पूरा उजाला कर देता है ना। तो रात में भी सूरज निकल गया, ऊपर से नहीं, नीचे से। कहां से? नीचे से। चलो आगे देखें बाबू। तार सप्तक का संपादन किया था? अज्ञाय जी ने किया था। किसने किया था बाबू? अज्ञाय जी ने किया था। बहुत बढ़िया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? यही बात सेम बात अज्ञाय जी ने किया था, है ना। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी थी? बताओ। देश की सेना को, घर के पहरेदार को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को। घर के बाहर खड़े वृक्ष को। जब भी आदित्य पूछता था कौन है ना, ये लगता था कि वो क्या है? पहरेदार है। घर के जो सामने वृक्ष था वैसे उसको मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। बताओ इनमें से कोई नहीं को। तुम याद है ना, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियां, वृक्ष के ऊपरी डाल, जो क्या था? मुंडेर जैसा उसको दिख रहा था क्या? जो ऊपरी डाल था, ये वृक्ष के ऊपरी डाल को। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? बताओ। एक वृक्ष की हत्या, बिल्कुल सही, एक वृक्ष की हत्या होगा। निम्न में से नगर संवेदना के कवि कौन है? कौन है जी? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, ये वाला। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? कवि, पिताजी, वृक्ष और दादी। हमेशा कौन चौकन्ना था? वृक्ष। वृक्ष हमेशा, तुम देखोगे रात में आओगे, दिन में आओगे, सुबह में आओगे, शाम में आओगे, तुम्हारे सामने कौन रहेगा? गेट के सामने जो पेड़ है वो हमेशा रहेगा। वो ना ठंडी में आराम करता है, ना बरसात में, ना गर्मी में, हमेशा तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहता है। अब देखो आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कहां थे हम लोग जी? 13 पे। हाँ, कभी हमें क्या सलाह देता है? बताओ। नींद से सोने की, नींद से जगने की, पैर पसार कर सोने की, इनमें से कोई नहीं। नींद से जगने की। तुम बताओ, तुम जब सोए रहते हो, तुम्हारा साथी क्लासमेट पढ़ता रहता है, समझ में रहा है, तुमसे तो आगे जाएगा ना। इसलिए तनमुनी सो काम भर के उठ के तुरंत पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो तुम पिछड़ जाओगे। दुनिया बहुत तेज चल रही है। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अन्यायी, जिद्दी, अस्वीकार, इनमें से कोई नहीं। अन्यायी। क्या होगा ये? अन्यायी। हमारी नींद शीर्षक कविता किनकी रचना है बाबू? बताओ। बीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण। क्या होगा यहाँ पे? बीरेन डंगवाल। कुंवर नारायण क्या लिखे हैं? एक वृक्ष की हत्या। जीवनानंद दास क्या लिखे हैं?
बताओ। अनामिका क्या लिखी है? अक्षर ज्ञान। तो जीवनानंद दास को कैसे भुला गए तो लोग? अभी आएंगे, समझ में आ जाएगा तुमको। अब चलो, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य ग्रहण से संग्रहित किया है? बताओ। हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? इस दुनिया में दुष्चक्र सृष्ट, बताओ कहां से ली गई है जी? दुष्चक्र सृष्टा, दुष्चक्र सृष्टा से ली गई, सृष्टा से ली गई है। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? दैनिक पत्र था जिसका नाम क्या था? अमर उजाला, उसके संपादक थे ये, है ना, संपादकीय सलाहकार थे ये, सलाह दिया करते थे, अपने मत दिया करते थे उसमें। अब बताओ, काव्य रचना के अलावा अनामिका किन साहित्यिक विधाओं में सक्रिय थी? किसमें? गद्य लेखन और आलोचनात्मक, ये वाले में। अब तुम देखो, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर आता है? मतलब क्या उत्तर आता है, लिखते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं ना उसमें। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? बच्चे का उत्तर जाता है उसका ख। क्या होता है जी? ख उसके पंक्ति से उत्तर जाता है। जब भी बच्चा यहाँ पे उसकी पंक्ति रहता है, जब भी लिखता है ख, तो आगे पीछे क्या करता है? उसको बढ़ा देता है, चला जाएगा, उसका ये पीछे क्या होता है? नीचे चला आता है, उत्तर जाता है नीचे। किसकी खालिस बेचैनी है? कबूतर की, खरगोश की, तोते की, कौवे की? खालिस बेचैनी किसकी है जी? खरगोश की। अब ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ग से गमला, गमले से दिखाई गई है। घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा जाता है जी? बच्चे का कौन ऐसा अक्षर है जो घड़े से क्या होता है? लुढ़कता रहता है, लुढ़कता रहता है उसका घ, लुढ़कते रहता है उसका। देखना, छोटा बच्चा होता है उसको घ नहीं बनता है, बनता है जी? घबरा जाता है घ में बार बार, अंगत और उसको तंग करता है, खिसिया जाता है, नहीं बनता है, पिटे भी करता है, रो भी करता है। अब देखो, जीवनानंद दास, जीवनानंद दास क्या थे? स्वच्छंदवादी थे, यथार्थवादी थे, समाजवादी थे? बताओ। समाजवादी थे, सही बोल रहे हो। चलो आगे, सही है। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? बताओ। 1800। स्वच्छंदवादी, हमको लग रहा है स्वच्छंदवादी होगा, तुम लोग देख लेना। चलो, इसमें कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? बताओ जल्दी, क्या होगा ये? 1899 में। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? बताओ। कौन? वनलता सेन। आगे बढ़ो। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं लौट कर आऊंगा, ये बताओ किसने लिखा, किसमें लिखा गया है? लौट कर आऊंगा, ये कौन लिखा है? जीवनानंद दास। यही था ना, तुम लोग घबरा गए थे, यही था, लौट कर आऊंगा, फिर जीवनानंद दास। कहां लौट के आने की बात कर रहे हैं? अपने बंगाल में, चूंकि ये थे बंगाल में, बंगाल के। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? कृषक का, किशोर का, किशोरी का, का? किसका? किशोरी का कि किशोर का? बताओ जल्दी। इसका कि इसका? किशोर का ना? किशोरी का, किशोर का? किशोर का हुआ था, किशोरी का? किशोर का हुआ था शायद, किशोर का हुआ था, मगर लग रहा है कि। कभी क्या सूखने की बात कहता है? बताओ। पानी, नदी, कपड़ा, मदिरा? सूख जाएगा मदिरा। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? भगवान, भक्त, मानव, दानव? हम नहीं रहेंगे तो खो जाओगे अपना ना,
ये भगवान को कह रहा है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या हो जाओगे, अपना अर्थ खो बैठोगे। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, बताओ। व्यंग्यात्मक होगा, सही है। अब आगे बढ़ोगे। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके संबोधित करता है, बताओ। किसको? भक्त को। किसको? भक्त को। बहुत बढ़िया। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, बताओ। ये अभी हम लोग पढ़े थे ना रे? अच्छा, ऊपर था। चलो, ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक और बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कल हम लाएंगे ना, कल हम लोग लाएंगे हिंदी का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लाएंगे, उसको किया जाएगा। कल तुम लोग भी घर से अच्छे से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ के आना। चलो बढ़िया से। अब देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन थे, बताओ। भीमराव अंबेडकर। भीमराव। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल रिवीजन कर रहे हैं, है ना। भीमराव अंबेडकर का निबंध है, बताओ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हमारे हिंदी काव्य खंड के फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। लिखा कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई थी बाबू? कब? 1956। किस दिसंबर में हुआ था ना? दिसंबर 1956 में हुआ था। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे, बताओ। कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले थे। तीनों लोग थे। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा इसमें बाबू। सिंह साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? गली का एक लड़का, खोखा, मदन और नौकर। कौन? मदन छू रहा था। खोखा तो वो था, कासू को खोखा कहा जाता है ना, तो मदन छू रहा था ना, उसी को वो क्या किया, सोफा उठा के फेंक दिया था, जिसे क्या हुआ था, उसका घुटना फूट गया था। और उसकी मम्मी वहीं पे थी, वो दौड़ दौड़ के मारने जा रहा था। किसको? किसको? सोफर को। सोफर मतलब होता है क्लीनर, साफ करने वाला, जो ड्राइवर है। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी बाबू? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे। सोफर ने, गली के लड़के ने, खोखा ने, नौकर ने। तुम लोग भुला गए हो क्या क्वेश्चन? इतना बेहतर क्वेश्चन है। अब कौन था ये? मदन कहाँ था? जब वो लोग आंगन में बैठे हुए तो सब लोग बात कर रहे थे ना, तो कासू जो है वो क्या किया था, हाल ही में हवा निकालने का सीखा था, उसने ही क्या किया, यही कर्मात कर दिया। कौन निकाला? खोखा। इसमें खोखा दिया है तो खोखा लगाएंगे। ऊपर का क्वेश्चन बोले, नीचे क्वेश्चन क्या बोला था? कासू का। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो क्या निकाल दिया? कासू निकाल दिया था। वो नया नया सीखा था ना, वहीं पे प्रैक्टिकल कर दिया वो। किसने मदन को एक गुस्सा रसीद कर दी थी, बता। सोफर ने, गली के एक लड़के ने, खोखा ने, नौकर ने। तो यहाँ पे सोफर तो होगा नहीं भाई, सोफर तो उसके मालिक था, नहीं मारेगा। खोखा ने तो खोखा खुद वही था। अब यहाँ पे नौकर तो मर्डर नहीं करेगा। किसने? क्या लिखा है? किसने मदन को एक घुसा रसीद की थी? नहीं, गलत बोल दिया। क्वेश्चन समझो। किसने मदन को मारा था? तो मदन को किसने मारा था? खोखा ने। खोखा जैसे मारा एक घुसा दिमाग से, उसके बाद मदन क्या हुआ, खुल गया कि चलो हम लोग मार लेगा, ले आओ। और वो बाद पटक पटक के लगा मारने। किसको? अच्छा, वो जो तुम बताओ, ये जो खोखा है उसको क्यों मार दिया? वो लट्टू मांग रहा था। लट्टू क्या किया? नहीं दिया, बोला जाओ अपने बाप की संपत्ति में खेलो, यहाँ पे मत खेलो। नहीं दिया। उसके बाद गुस्सा किसी पे हाथ को छोड़ देता था। कौन? खोखा। किसी अपनी बड़ी बहन को, किसी को मार देता था। उसको भी लगा कि हम मार देंगे इसको, मारा एक घुसा। उसके बाद मदन फिनिक गया, बोला क्या मैंने लेके हाय मारा, मारा ऐसा की दो दांतों पर तोड़ दिया।
है ना। अब चलो, मदन कासू के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? लट्टू। किस खेल के लिए? ये भी खेल रहा था सब बच्चे, वो भी मदन कासू क्या कहा, वो भी खेलने के लिए बोला कि लाओ दो अपना लट्टू, लेकिन क्या तुम्हारे बाप का है क्या? बोल, तुम्हारे बाप का है, नहीं दिया। और उसके बाद जब ऐसा बात बोला, वो मार दिया एक घुसा, बस पटक के मार के दो दांत तोड़ दिया। अब देखो अभी क्या क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े हैं? दो दो दांत तोड़ दिए, लिखा है उसमें दो दो दांत तोड़ दिए। दारिस नामक सोने के रिक्स, अच्छा ये आंसर बोल रहे हो, हम बोला कुछ छूटा है क्या इधर? ये बोला अच्छा 172। दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था बताओ? वाराणसी मिला था ना। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती? महानगरों में, शहरों में, शहरों में, गांव में। सही बोल रहे हो तो लोग, गलत नहीं बोल रहे हो। भारत की सर्वाधिक आबादी कहां बसती है? गांव में बसती है ना। सबसे अधिक भारत की आबादी कहां थी? उस समय की बात हो रहा है, गांव में थी। अरे इकोनॉमिक्स थोड़ी तुम पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो। इसमें कहा गया है कि सबसे अभी भी ना, शहर भारत में क्या है, बहुत कम है। भारत में सबसे अधिक मतलब शहर कम है, यहाँ पे क्या है, गांव अधिक है, इस हिसाब से बोला गया है। मैक्स मुलर का जन्म, सच्चा भारत का दर्शन कहाँ होता है? गांव में। इस चैप्टर में पढ़े थे हम लोग ना, तो सच्चे भारत दर्शन कहाँ होता है? गांव में। इसलिए सबसे अधिक आबादी कहाँ मिलती है भारत की? गांव में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1900 कहाँ दिया है, 1823 में। प्लेटो और कांट थे, बताओ क्या थे? दार्शनिक थे। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं बताओ? बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता हेतु, मजबूरी वश, आदतपन। क्या होता है? हम अपनी बर्बरता क्या करते हैं? मिटाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? बार बार उसको काटते हैं। बार बार उसको काटते हैं कि हम पुराना जो सभ्यता थी ना, उसको हम नहीं चाहते कि हमारे साथ रहे, इसलिए उसको काटते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हो गई थी बताओ? 1989 दिल्ली, 1989 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश और 1994 कानपुर। बताओ किसमें? ये तो लोग देख लेना, ठीक है ना, हमको भी कंफर्म नहीं हो रहा है, गलती बता देंगे गला जाएगा। अब देखो, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंत, तुला, वर्तकार आकृतियां का संबंध मानव के किस अंग से है बताओ? किससे? ये हाँ बिल्कुल। चलो देखिए, 1979 मतलब 1979, हाँ दिल्ली। अब देखो इसमें ना, जो चंद्रकार, त्रिकोणकार, वर्तुलाकार जो है, क्या उस जमाने में अपने लोग नाखून काटते थे? क्या काटते थे? नाखून को काटते थे। बहुत ही बेहतरीन कविता, कहानी। ये कौन सी कहानी से लिया गया है जी? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अलकतक का अर्थ है, अलकतक का अर्थ क्या है जी? आलता। बिल्कुल सही बात है, आलता को अलकतक बोला जाता था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? नाखून ही थे। नाखून से ही लोग नोच नोच के खाया करते थे मांसों को, दांते नोच नोच खाते थे, लेकिन इस समय हथियार बन गया है। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं बताओ? देवनागरी की ब्राह्मणी? देवनागरी। मोहम्मद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में था बताओ? नागरी लिपि था जी। इसको थोड़ा तुम देख लेना अच्छे से, नागरी होगा। चलो ठीक है, नागरी मान लेते हैं हम भी, नागरी। अब देखो, मराठी भाषा की लिपि क्या थी? मराठी, ये ब्राह्मणी होती है। क्या होती है? मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? क्या है जी? अक्षर
ये थोड़ा सा तुम लोग देख लेना, हमको लग रहा है लॉ होगा। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि थी, बताओ क्या थी? बांग्ला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की क्या थी? पुत्री थी कि बहन थी? पुत्री। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है जी? अमरकांत में हम लोग प्रवेश कर गए। इस चैप्टर का नाम क्या है? बहादुर। लेखक कौन है? अमरकांत। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? अपनी अपनी माँ के पास गई थी? नहीं, बहादुर की माँ के पास, क्योंकि बहादुर की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। बहादुर की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। और जब बहादुर मारा वगैरह के तो दौड़ कहां चली गई? माँ के पास। और जब माँ के पास गई हाँफते हुए तो लगी बहादुर की माँ सोची कि अरे जरूर लौंडा मारा होगा इसको। और उसके बाद गई घर वगैरह मारी, उतना से जितना मारा होगा उससे डबल बोन के मारी बढ़िया से। किसको मारी? बहादुर को। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर है। ये क्या है? नौबत खाने में बात क्या होगा यहाँ पे? बहादुर। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बलिया से किया था। बलिया बिहार। बलिया बिहार से। दिल बहादुर छूट गया क्या? हाँ, बलिया उत्तर प्रदेश में है। ओ सॉरी सॉरी, बलिया उत्तर प्रदेश में है। अब देखो, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था बताओ? नेपाल का था। उसके नाम से दिल किसने उड़ा दिया था? अमरकांत की पत्नी ने उसके नाम से दिल। क्वेश्चन पूछता है कि दिल बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ाया था? तो अमरकांत की पत्नी ने। शेली और बायरन कहां के थे? यूनान, भारत। थोड़ा सा इसको देख लेना तो लोग, ये हमको याद नहीं आ रहा है। अब देखो, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? क्या था जी? परंपरा का मूल्यांकन। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे? 49 से 53। सही है ना? द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह किस पाठ से लिया गया है बताओ? परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1912 में। इसके बाद हम लोग आ गए प्रवेश महारदी किसमें? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज आप लोग जानते हैं ये क्या लिखे थे? जीत जीत में निर्गत हो। यह एक भारतीय डांसर थे। क्या थे ये? भारतीय डांसर थे। ये बहुत ही छोटे से बहुत ऊंचाई पे गए थे। इनको इनका पता होना चाहिए कि जब इनके मतलब इनके 7 पुश्त भी 8 पुश्त भी क्या हमेशा डांस करती थी, लेकिन 7-8 पुश्तों के बाद ऐसा व्यक्ति आया जो पूरे देश में नहीं विदेश तक क्या किया? अपना परचम लगाया। पंडित बिरजू महाराज कथक डांसर। इतना बेहतरीन डांस किया, इतना बेहतरीन डांस किया कि पूरे देश में, देश छोड़िए विदेश में भी जाने लगे। इतना बेहतरीन डांस किया। और शुरुआत में इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि जब इनकी पापा जी का डेथ हुआ था ना, उस समय कजिया करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। समझ रहा है? और इनकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, है ना? वो करीबन 16 या 17 वर्ष के आसपास में हो गए थे ना, 18 उस समय हो गई थी। ये मानते हैं कि थोड़ा सा ये हमारे साथ मतलब ऐसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या था, कोई था नहीं करने वाला। मम्मी सोच रही थी कि यदि कोई मतलब हम ही हैं, कहीं हम ही मर जाएं तो इसको कौन देखेगा, इसलिए जल्दीबाजी में इनकी शादी कर दी। फिर भी अपना मेहनत किया, प्रयास किया और पूरे देश विदेश में क्या हुआ? परचम लहराया। वो व्यक्ति कौन था? पंडित बिरजू महाराज। क्या थे वो? कथक डांसर थे। क्या थे वो? आइए जरा सा इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं बताओ? नवी पीढ़ी थी।
बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिली थी? 27 वर्ष, बिल्कुल सही। पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक। नर्तक मतलब डांस होता है। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है बताओ? कथक डांसर। अभी हम बोले थे ना कथक डांसर थे ये, कथक दिन धाए धाए तो दिखा देखा नहीं आता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? डुमराव घराने से। कि डुमराव से लखनऊ था, डुमराव तो उनका था ना, ये शहनाई बाधक कुछ में कुछ बोल देते हो तो लोग, लखनऊ है ना होगा इनका। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता था बताओ जल्दी? रंग समारोह। चलिए बहुत बढ़िया। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? करीबन थोड़ा याद नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है 12 वर्ष के आसपास। थोड़ा देख लेना इसको, देख लेना इसको, हमको लग रहा है 12 वर्ष के आसपास होगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है बताओ? अभिनय क्या है? एफिल टावर नहीं होगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है क्या? अभिनय। विलनब का अभिनय के बीच कौन सी नदी है? कौन था जाए? कौन? रोम। रोन, हाँ सॉरी, यहाँ पे रोम है, रोन नदी होगा, रोन नदी होगा। अभिनय कहाँ स्थित है बताओ? एकदम अभी आया था। कहाँ आया था जी? फ्रांस में। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था बताओ? माँ पीस रही थी। मछली कौन लाया था? मछली खाता कौन था? पिताजी। और रो कौन रही थी? दीदी। उसके दीदी के कितने भाई थे? कौन कौन? संतु और लेखक। उनका नाम कहाँ दिया है? संतु और लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? माँ ने पीस रही थी। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? संतु तो लेके भाग गया था। मंगू कहां से में आ गया रे? पिताजी, दीदी, मंगू। इस हिसाब से संतु ही होगा, छीन के भाग रहा था कहा? कुआं में डालने के लिए। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? देखो क्वेश्चन यही आ गया। पिताजी खाते थे यार। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? क्योंकि वो माँ नहीं खाती थी, बहन भी नहीं खाती थी, इसलिए वो भी नहीं खाते थे। तो मना कौन किया था? उनकी माँ ने। अब बताओ लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? मंगू होगा, तो मंगू यहाँ पे नहीं होगा, भंगू होगा। उसका नाम भंगू था। जो नौकर था ना, वो संतु से, सुनो यहाँ पे थोड़ा सुन लेना, संतु लेके भाग रहा था। तो चूंकि उसको छीनने का काम कौन कर रहा था? उसका नौकर। और नौकर कौन था? भंगू था। भंगू था शायद, ऐसा नाम था उसका, तो भंगू था। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मंगू लिखा है वो गलत है, यहाँ पे क्या होगा? भंगू होगा। चलो भंगू होगा तो सही हो जाएगा। अब देखो हाँ चले हम आगे। लेखक को मछली खाने से, हाँ ठीक है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? खिलौना नहीं, मछली। मछली किस लिए? कुआं में। हम लोग भी बचपन में थे ना, तो हम लोग घर मछली आती थी तो हम लोग लगता था क्या लेके जाए, और कुआं में बड़ी मजा आता है जब कुआं में, जब मतलब छीन के लेके जाना, डालना, डालते डालते ना मछली इतना तेज भागती है, लोग मजा है, दिल का सुकून मिलता है ना? तुम लोग भी कभी डाल के देखना, मम्मी मरबो करेगी। चलो, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में बताओ? बिस्मिल्लाह खां। इबादत का अर्थ क्या है? उपासना। अब बताओ, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र जिसमें नाड़ी ऋण होती है को क्या कहते हैं? क्या? राग, नय, लय। क्या होता है जी? राग होता है ना। काशी में मरण भी माना जाता है मंगल। मरना हो तो कहां मरो? चलो जाए, अभी नहीं मरना यार, पढ़ो अभी। अभी मरना नहीं, हम लोग बहुत कुछ करना है ना? चलो, काशी और ये दोनों एक ही है। पूछो कैसे? हम लोग भारत देश के वासी, वो भी भारत में आते हैं, हम भी भारत में आते हैं, यही मरेंगे, बात तो एक के हुआ।
चलो, सुशीरवादेव में शाह की उपाधि प्राप्त है किसको? शहनाई को। अब थोड़ा सा शहनाई बता कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखो, जिस प्रकार अमर हमने नाम लिया किसका? पंडित नहीं, बिरजू महाराज का ना। इसमें से ये थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। ये भी समझ लो एकदम अर्श से फर्श पे गए हैं। इनके भी कई पीढ़ियां वही बजाते रहे, मतलब शहनाई बजाते रह गई, उतना नहीं आगे गई, लेकिन इन्होंने ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया जो पूरे विश्व में इनका नाम फेमस है। मतलब जहां जहां शहनाई आएगा तहां तहां बिस्मिल्लाह खां नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिस्मिल्लाह खां और ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जहां जहां रहेंगे वहां वहां दोनों रहेंगे। तो इन्होंने शहनाई बजा कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। और इनके बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन या अमरुद्दीन, दोनों नाम देता है, कमरुद्दीन या अमरुद्दीन, ठीक है ना। तो ये इनके इनके ना शहनाई बनाने में दो, मतलब एक दो लड़कियां थी जो जहां पे आते थे, वहां पे काशी मंदिर पे, वहां पे दो रास्ते मिलती थी। कौन कौन? एक रसुलन बाई, एक बसुलन बाई, दतुलन बाई थी। रसुलन और दतुलन, दतुलन थी, दतुलन, रसुलन और दतुलन थी, दोनों थी लोग। वो गाना गाते थे लोग और ये बजाते थे, और मतलब उनकी उनसे प्रेरणा इनको मिली थी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आइए जैसा, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह विचार किसकी है? महात्मा गांधी के। ये है चैप्टर कौन? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। इसमें ही कहा गया था, एक बूढ़ा व्यक्ति, गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। किसने कहा था? महात्मा गांधी। लोग क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। यार ये पागलपन, पहले अपना संस्कृति पढ़ लो, उसके बाद जाओ दुनिया देखो। लोग अपना पढ़ नहीं रहे हैं और लोग दुनिया देख रहे हैं। दुनिया में एक क्या ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा है। पहले अपने अच्छाई देखो। तो तुम इतना संस्कृति अच्छी है कि तुम अपना संस्कृति देखोगे, दूसरा भूल जाओगे। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? किनका जी? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही बात है। इनकी बताओ मृत्यु कब हुई थी? 1948। जन्म कब लिए थे? 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र ने, ठीक है ये खत्म हो गया। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? बताओ। यार जुलाहे, यार जुलाहे, और मेरा गद भाग, पद भाग, ये सब क्या हुआ? खत्म हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है ना, 12 12 5 कितना हुआ? जो तो 9 और 9 अब 5 गुणा कर लो। 5 9 अब 5 दूनी 10 4, यानी 145 क्वेश्चन हम लोग क्या किए? आज हम लोग डिस्कस किए। उसमें से हमको लग रहा था इसमें करीबन तुम लोगों से 10 या 5 क्वेश्चन नहीं बना होगा, बाकी सब बन गया था। मतलब हमारी हिंदी की ऑब्जेक्टिव परिपूर्ण रूप से क्या है? तैयार है। हम 50 मार्क्स लेने के लिए तैयार हैं। हमें टेंशन नहीं है। कल हम लोग कर लेंगे एक शॉर्ट, मतलब बड़ा लंबा सा क्लास लेंगे, उसका भी कौन सा दीर्घ क्वेश्चन, और लगभग सारे दीर्घ क्वेश्चन में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे हम लोग, और एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।